वेलकम टू द एक्सलेंस क्लासेस। मैं हिमांशु मिश्रा आज फिर से आप सभी लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चर्चा करते हैं हमारे सब्जेक्ट पे, हमारे विषय पे, जो कि इकोनॉमिक्स है। तो पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिक क्षेत्र, किसी भी देश की जो आर्थिक क्षेत्र होती है वो कितने तरह की होती है। उसमें मैंने बताया था कि किसी भी देश में जो सामान बनता है उसको विश्वव्यापी मार्केट में जब फैलाना होता है तो हर चीज़ का बनने से लेके लोगों तक पहुंचने के लिए 3 तरह के क्षेत्र का उपयोग किया जाता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी देश है, उसकी अर्थव्यवस्था को हम कितने तरह से बांटते हैं, यानी कि कोई देश जो है वो किस तरह की अर्थव्यवस्था में आती है। तो वो 3 पैमाना रखा गया है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को देखने के लिए तीन पैमाना रखा गया है, जिसमें से एक होता है अविकसित देश, दूसरा होता है अल्प विकसित देश, या जिसको कहते हैं विकासशील देश। और तीसरा होता है विकसित देश। तो देखिए होता क्या है, हमने जो तीनों क्षेत्र बताए हैं हमें अपने वीडियो में, जो अर्थव्यवस्था को शुरुआत से जहां से कोई सामान बनता है और पूरे विश्वव्यापी बाजार में उसे बांटने के लिए जो 3 क्षेत्र हम लोग यूज करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, तो उसी के आधार पे पूरे विश्व को ना 3 तरह के देशों में बांटा गया है। एक होता है अविकसित देश यानी अंडर डेवलप्ड कंट्री, एक होता है अल्प विकसित देश या फिर विकासशील देश, इसको क्या बोल सकते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री। दूसरा क्या होता है, अल्प विकसित या फिर विकासशील देश, जिसको बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री। और तीसरा होता है विकसित देश यानी डेवलप्ड कंट्री। अब देखिए, हमने तो बोला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो आखिर में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी देश अविकसित देश है या अल्प विकसित देश है या फिर विकसित देश है। तो मैंने जब प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र के बारे में बताया था तो उस समय मैंने ये भी बताया था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र के होने से ज्यादा इकोनॉमी बूस्ट करती है। तो मैंने उस समय बताया था कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री का रोल अगर बहुत ज्यादा है, वहां के अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा ही बूस्टअप करती है। ठीक है, तो इस देश के विकसित, अविकसित या फिर अल्प विकसित होने पर भी सेम टू सेम क्राइटेरिया निर्भर करता है। अगर कोई अविकसित देश है, जैसा कि मैंने बताया था दक्षिण अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज है, तो उन अविकसित देशों में आप देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्रों का बहुत ज्यादा योगदान होता है, और जहां पर भी प्राथमिक क्षेत्र का ज्यादा योगदान होता है वहां पे क्या होता है कि गरीबी ज्यादा होती है, और गरीबी ज्यादा होने के कारण वो देश कैसा हो जाता है, अविकसित देश हो जाता है।
और द्वितीयक क्षेत्र के बारे में मैंने क्या बताया, जब हमारे पास रॉ मटेरियल आता है, उस रॉ मटेरियल से हम क्या करते हैं, कुछ वर्क करके, कुछ इंजीनियरिंग वर्क या फिर कुछ ना कुछ उसमें डेवलपिंग काम करके उसे पूरी तरह से फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके लिए हम लोगों को इंडस्ट्रीज चाहिए होता है, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र का होना होता है। तो द्वितीयक क्षेत्र जिन देशों में होता है वो काफी विकास की ओर बढ़ते जाते हैं, यानी वो कैसे देशों की श्रेणी में ला देता है, उस अर्थव्यवस्था को विकासशील देशों की श्रेणी में ला देता है। वैसी अर्थव्यवस्था जहां पे द्वितीयक क्षेत्र का योगदान काफी ज्यादा हो, वो कैसे श्रेणियों में ला देता है, विकासशील देशों की श्रेणी में ला देता है। और जब विकासशील देशों से ऊपर की ओर जाते हैं, यानी जहां पे टर्सरी सेक्टर का योगदान ज्यादा हो जाता है, वैसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं, तो वैसे जगहों, वैसा देश या वैसी अर्थव्यवस्था कैसी श्रेणी में चली जाती है, विकसित देश की श्रेणी में चली जाती है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि अगर अपने देश की यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था को देखी जाए तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर कोई पूछता है, सवाल इस तरह से आता है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रदान करती है, तो प्राथमिक क्षेत्र है। लेकिन अगर यह सवाल पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो ज्यादा से ज्यादा पैसे प्रोवाइड करती है, यानी कि लाभ देती है, तो वो हो जाता है सेवा क्षेत्र। क्योंकि मैंने बताया था कि 10% की लगभग आबादी सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र में काम करती है, लेकिन उन लोगों का जो इनकम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आप देख लो अंबानी को, वो सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन उनकी जो आय है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो आज का यही टॉपिक था कि कोई भी देश को अर्थव्यवस्था अगर बताना हो तो वहां पे किस तरह के क्षेत्र का योगदान ज्यादा होता है, उसे कैसे देशों की श्रेणी में डाला जा सकता है, अगर वहां प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज्यादा हो, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान ज्यादा हो या फिर तृतीयक क्षेत्र का योगदान ज्यादा हो। इसके साथ ही साथ हम आज कुछ अर्थव्यवस्था के कुछ शब्दों का बारे में जानते हैं, अर्थव्यवस्था में कैसे कैसे शब्द आते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा, एक होती है खुली अर्थव्यवस्था। पहला मैंने क्या बताया, खुली अर्थव्यवस्था। जिसका अंग्रेजी कहते हैं ओपन इकोनॉमी। अब देखिए, ये खुली अर्थव्यवस्था आप लोगों को प्रश्न पत्र में ना बहुत बार देखने को मिला होगा। कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आखिर में ये खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। फिर आपके पास ये भी सवाल आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, या फिर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, ये इस तरह का बहुत सारा शब्द जो है ना, वो आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो शब्द है वो हमारे पास है खुली अर्थव्यवस्था। तो यह खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो वैसा अर्थव्यवस्था जहां पर आयात और निर्यात दोनों समान रूप से या फिर दोनों सुगमता से हो सके, आराम से हो सके, वैसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था या फिर ओपन इकोनॉमी कहते हैं। यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें इंपोर्ट भी हो और एक्सपोर्ट भी हो, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों जिस अर्थव्यवस्था में आपको देखने को मिलती है वो खुली अर्थव्यवस्था होती है। तो आप लोग को यहाँ से समझ में भी आ गया होगा कि आखिर में किस किस देश की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। तो हमारे देश की हो या पाकिस्तान की हो, अफगानिस्तान की हो, अमेरिका की हो, चाइना की हो, ये सारी अर्थव्यवस्था किस तरह की अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे इंपोर्ट के साथ साथ एक्सपोर्ट भी किया जाता है और एक्सपोर्ट के साथ साथ इंपोर्ट भी किया जाता है। अब देखिए होता क्या है, जिस क्षेत्र में या फिर जैसी जब अर्थव्यवस्था में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही अच्छे तरीके से हो, सरलता से हो, सुगमता से हो, तो वैसे क्षेत्रों में जीडीपी काफी अच्छे तरीके से ग्रोथ करती है। जीडीपी काफी अच्छे तरीके से ग्रोथ करती है, बढ़ती है। यहाँ पे आपको जीडीपी का ग्रोथ हमेशा अच्छा दिखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे प्राइस वेरिएशन जो होता है ना, प्राइस वेरिएशन यानी कि मूल्य स्थिरता,
ये मूल्य स्थिरता हमेशा समान नहीं रहता है, ये हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, कोई भी चीज का, कोई भी सामान या कोई भी वस्तु का मूल्य अगर बढ़ रहा है तो अगले कुछ दिनों बाद या फिर कुछ क्षणों बाद भी आपको कम होता हुआ नजर आ जाएगा। तो ओपन इकोनॉमी जो होती है उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, तो यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, अन्य देशों के साथ रिलेशन अच्छा होगा। दूसरा क्या है, हमारा जीडीपी ग्रोथ करेगा। और तीसरा क्या है, जो प्राइस वेरिएशन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कोई भी प्राइस स्टेबल नहीं होता है, स्थिर नहीं रहता है, हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये हो गया ओपन इकोनॉमी, और ये प्रायः पूरे विश्व में देखने को मिलता है। दूसरा शब्द क्या आता है, क्लोज्ड इकोनॉमी। यानी बंद अर्थव्यवस्था। अब देखिए, ये बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो वैसी अर्थव्यवस्था जहां ना तो इंपोर्ट होता है और ना ही एक्सपोर्ट होता है। अब आप बताओ कि ऐसा कभी हो सकता है क्या कि जहां इंपोर्ट भी ना हो एक्सपोर्ट भी ना हो? हाँ, ऐसा होता है। अपने यूरोप की कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे ना तो इंपोर्ट किया जाता है और ना ही एक्सपोर्ट किया जाता है। वहाँ टोटली वो लोग फुल्ली खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। वो लोग उतना ही प्रोडक्शन करते हैं जितना वहाँ के नागरिकों की जरूरत होती है। ठीक है, यानी कि इस अर्थव्यवस्था में ना तो इंपोर्ट होगा और ना ही एक्सपोर्ट होगा, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। और जब ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जीडीपी भी आपको अच्छी तरह से बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। जीडीपी नहीं बढ़ेगी। इसका तीसरा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो इसमें प्राइस वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता है। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है देखिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ना प्राइस वेरिएशन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। प्राइस वेरिएशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर इस तरह से निर्भर करता है। मान लीजिए जैसे कुछ दिन पहले 2015 के करीब में आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे देश में दाल की कमी पड़ गई थी, और दाल के लिए हम लोगों के प्रधानमंत्री मोदी जी ने रवांडा से दाल का इंपोर्ट करा था, आयात करवाया था। तो प्राइस कम, जब कोई चीज की कमी आ जाती है और मार्केट में उसका डिमांड ज्यादा होता है तो क्या होता है, उस वस्तु का कीमत खुद ब खुद ऊंचा होने लगता है, बढ़ने लगता है। लेकिन जब वो बाजार में पुनः आ जाती है बहुतायत मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में आ जाती है, तो फिर क्या होता है, वो प्राइस धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये प्राइस वेरिएशन टोटली डिपेंडेंट किस पे होता है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। ठीक है, और इस क्लोज इकोनॉमी की क्या क्या कारण होता है, तो यहाँ पे ना तो इंपोर्ट होता है और ना ही एक्सपोर्ट होता है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होने के कारण जीडीपी भी बहुत नीचे गिरती हुई नजर आती है। इसके साथ ही साथ आपको प्राइस वेरिएशन जो है वो भी देखने को नहीं मिलता है। और कई बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं सीधी तरीके से कि ये क्लोज इकोनॉमी या फिर बंद अर्थव्यवस्था क्या है, तो जहां वैसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात और निर्यात न हो, वैसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के एब्सेंस की जो इकोनॉमी होती है वो क्लोज इकोनॉमी कहलाती है। अब इसके बाद एक नया शब्द आता है, वो आता है ग्लोबलाइजेशन। देखिए, इससे ग्लोबलाइजेशन को जानने से पहले हम एक चीज आप लोगों को दिखाते हैं, वो है एलपीजी। वैसे तो सब सोच रहे होंगे कि ये तो साइंस का वर्ड है भाई, इकोनॉमिक्स में क्या कर रहा है। तो एलपीजी जो है ना, इसका फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन। इसका होता है प्राइवेटाइजेशन।
तीसरा जो है इसका होता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये तीन हम लोगों के पास शब्द आ गया है, जिसमें से एक है लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों चीज मिला के शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, एलपीजी कहा जाता है। अभी हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में ये लिबरलाइजेशन क्या होता है। तो लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है वैश्वीकरण। यानी अर्थव्यवस्था के जो तीन सबसे बड़े मुद्दे हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन और तीसरा ग्लोबलाइजेशन। तो आखिर में ये कहानी शुरू कब से हुआ है? तो देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उससे पहले हमारी इकोनॉमी पूरा ग्लोबलाइज नहीं हुई थी, या फिर आजाद होने के तत्काल ही बाद हमारी अर्थव्यवस्था जो है पूरे विश्व में नहीं जाके फैली थी। वो कुछ कुछ देशों के साथ व्यापार करती थी, पूरे विश्व के साथ नहीं। तो आखिर में हुआ क्या, 1991 में कब हुई थी? तो वर्ष 1991 में उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी थे पीवी नरसिम्हा राव, और हमारे जो वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह जी। तो वर्ष 1991 में जब हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे, इन्होंने क्या देखा कि हमारे देश के साथ ना पूरे विश्व वैश्विक स्तर पर व्यापार नहीं हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि अगर हम ये एलपीजी फॉर्मूले को अपना लेते हैं, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के फॉर्मूले को अपनाते हैं, तो हमारा देश पूरे विश्व के साथ जुड़ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इस एलपीजी फॉर्मूले को अपनाया। और ये अपनाया कब गया था? तो 1991 में, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, और जो वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह जी। ठीक है, तो अब इसका मतलब जानते हैं कि आखिर में ये लिबरलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन होता है अगर किसी भी देश में नई नई फैक्ट्रियां लगानी हो, या फिर कोई भी उद्योग को स्टेब्लिश करना हो, स्थापना करना हो, तो वहां के देश के जो कुछ कायदे कानून होते हैं। अगर आप किसी भी देश में अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करने जा रहे हो, या फिर किसी शहर में स्टेब्लिश करने जा रहे हो, तो वहाँ की नगर पालिका की कुछ कानून होती है। उन कानूनों को पूरा करने के बाद ही आपको अनुमति प्रदान किया जाता है कि आप वहाँ फैक्ट्री लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं। तो पहले क्या हुआ था कि जब अंग्रेज 1600 ईस्वी के करीब आए थे, तो वो भी एक व्यापारी बन के ही आए थे, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, हमारे पूरे भारत देश पे अपना अधिकार जमा लिया। इस डर से जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, या फिर ऐसा बोलिए कि हमारे देश की जो संविधान सभा की समितियां थी, उन लोगों ने अर्थव्यवस्था पर या फिर देश पर ऐसा दोबारा ना हो कि कोई भी आदमी आके हमारे देश पर अधिकार ना जमा ले, तो उन्होंने क्या किया, कड़े कानून लगा दिए थे। इस कारण से हमारे देश में इंडस्ट्रीज को स्टेब्लिश करना बाहरी लोगों के लिए काफी कठिनाई सा हो गया था, काफी कठिन हो रहा था। तो 1991 में मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा प्रधानमंत्री जी को कि भाई, हमारे देश को अगर पूरे विश्व के प्लेटफॉर्म से जोड़ना है, तो हमारे जो नियम है, हमारी जो कायदे कानून है, उनमें थोड़ी सी कमी लानी चाहिए, उनको थोड़ा सा ढीला करना चाहिए। यानी सख्त कानून से हमें लाइबर होना चाहिए, थोड़ा सा नरम हो जाना चाहिए। तो यही होता है, जब
कोई भी अर्थव्यवस्था या जब कोई देश किसी उद्योग के लिए उद्योग को स्थापित करने के लिए अपनी कानून व्यवस्था को आसान कर दे, आसान बना दे, तो वैसी तकनीक को, वैसी नियम या वैसी कानून को क्या कहा जाता है? उदारीकरण करना कहा जाता है। यानी अब अगर किसी उद्योग को लगाना है तो क्या होगा? वो जल्द से जल्द जो कानून है वो तो सख्त से थोड़ी सी हल्की हो गई है, थोड़ा सा लचीलापन आ गया है, और उसी लचीलेपन के कारण जो उद्योग है वो जल्दी से जल्दी स्थापित हो जाएगा। तो जब कोई देश क्या करता है, किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए, किसी व्यापार को स्थापित करने के लिए क्या कर देता है कि अपने जो कानून है उसको आसान बना देता है, तो उसको क्या कहते हैं? उदारीकरण करना कहते हैं। ठीक है। और इसके साथ ही दूसरा क्या था हमारा? दूसरा था हमारा प्राइवेटाइजेशन। यानी निजीकरण। अब देखिए ये क्या होता है। आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि क्या करता है, जब मैंने मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा बताई थी तो उस समय मैंने बताया था कि सरकार क्या करती है, अपने गवर्नमेंट कंपनीज का कुछ ना कुछ अंश बेच के उसमें प्राइवेट लोगों की हिस्सेदारी को बढ़ाती है। तो उसी तरह जब किसी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाता है, अभी आप देखते हैं हमारे देश में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं, तो उसी प्राइवेट कंपनीज का जब इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाता है, या ये कहिए कि प्राइवेट कंपनी स्थापित होना शुरू हो जाता है, तो उसी को प्राइवेटाइजेशन का रोल प्ले करना कहते हैं या निजीकरण कहते हैं। निजीकरण को दूसरे शब्दों में इस तरह से समझा जा सकता है कि किसी भी कंपनी में या किसी भी उद्योग में सरकार के हिस्सों में लोगों का, अन्य सामान्य लोगों का जो हिस्सेदारी होता है उसे ही प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण कहते हैं। देखिए होता क्या है, कोई भी कंपनी में ना, मान लेते हैं ये एक कंपनी है जिसकी टोटल पूंजी 100 रुपए की है। ठीक है। अब इस 100 रुपए में ऐसा तो नहीं है कि राम एक इंसान है, ये कुछ लोग हैं। देखिए स्वामित्व का बारे में, मतलब कि उसके जो मालिक हैं उनके बारे में समझते हैं। ये एक कंपनी है जो 100 रुपए का पूरा संपत्ति है, जिसकी पूरी संपत्ति जो है वो 100 रुपए है। ठीक है। अब इस राम ने क्या किया है, ये पूरा का पूरा 100 रुपए इन्वेस्ट करा है, तो ये कंपनी का मालिक कौन हो गया? राम हो गया, क्योंकि पूरी पूंजी किसने लगाई है? राम ने लगाई है। अब ये राम चाहता है, ये हमारा गवर्नमेंट है, अब ये गवर्नमेंट चाहती है कि हम ये 100 रुपए में कुछ अन्य लोगों की हिस्सेदारी में बांट दे, ताकि हमारा खर्च भी कम हो जाए, हमारे ऊपर रिस्क भी कम आ जाए, और जो इसमें खर्च आ रही है, 100 रुपए की खर्च आई है, वो अन्य लोगों के साथ वितरित करके मुझे कुछ ना कुछ पूंजी वापस आ जाए। तो वो क्या करता है, इन सभी लोगों को बोलता है कि भाई आप इसमें से कुछ ना कुछ हिस्सेदारी ले लो, इस 100 रुपए में से कुछ ना कुछ हिस्सेदारी ले लो, और यही हिस्सेदारी जब गवर्नमेंट लोगों के सामने लाती है तो वही होता है निजीकरण। किसी कंपनी के 100 रुपए के शेयर में अगर 51 रुपए का हिस्सेदारी किसी के भी हाथ में है तो वो उसका मालिक होता है, और 49 रुपए की हिस्सेदारी वो क्या करती है? पब्लिक को बांट देती है। ये हो गया निजीकरण। जब 1991 की कहानी में बता रहा था कि 1991 में मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अगर बूस्ट करनी हो
तो क्या करना चाहिए, एलपीजी का फॉर्मूला को अपनाना चाहिए, जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में मैंने बताया कि उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए हमारे जो सख्त कानून थे उसे आसान कर दिया गया। उसके साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन में क्या हो गया था कि प्राइवेट कंपनियों को इनवाइट किया गया कि भाई आप आओ और हमारे यहाँ अपना इंडस्ट्री लगाओ, यहाँ आके प्रोडक्शन करो। तो उसके साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की कंपनीज थी, बहुत सारे गवर्नमेंट, पहले तो हमारे देश में पूरी पूरी गवर्नमेंट की कंपनीज थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने कंपनी में लोग अपने जो मालिकाना अधिकार था उसको लोगों के साथ, आम नागरिकों के साथ, आम पब्लिक के साथ शेयर करना या बेचना शुरू कर दिया। ये होता है निजीकरण। अब इसके साथ तीसरा क्या आया था, ग्लोबलाइजेशन। और जिसकी हिंदी होती है वैश्वीकरण। अब देखिए क्या हुआ था, अगर आजादी से पहले की कहानी देखी जाए तो आजादी से पहले भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो थी ना, वो कई देशों के साथ व्यापार करती थी। लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ था, हमारे जो राजनेता थे या फिर उस समय की स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोग विश्व स्तर पर व्यापार करने से डरते थे। ठीक है, तो उसके बाद 1991 की बात हो ही रही है, तो 1991 में ही जो मनमोहन सिंह जी थे, उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से क्या कहते हैं कि हमारे जो इकोनॉमी है, यानी कि हमारे देश का जो व्यापार है वो वैश्विक स्तर पर फैलना चाहिए। और इस वैश्विक स्तर पर फैलने के लिए उन्होंने अन्य देशों के साथ अपना रिलेशन मजबूत करना शुरू किया। अन्य देशों के व्यापारियों को क्या कहा कि भाई आप आओ, हमारे यहाँ जो भी सामग्री बन रही है, हमारे यहाँ जो भी फिनिश गुड्स तैयार हो रहे हैं, उसे ले जाओ और अपने देश में बेचो। और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, जिसके तहत सबसे पहला आता है टैक्स को कम करना, क्योंकि उन्हें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना था, और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है तो फिर उन्हें एक्साइज ड्यूटी कम करना होगा, और भी बहुत सारे तरह के अप्रत्यक्ष कर को कम करना पड़ेगा। तो वैश्वीकरण का सीधा अर्थ ये होता है कि किसी एक देश की बनने वाली सामग्रियों को अन्य पूरे वैश्विक देशों पर, वैश्विक बाजार में बेचने की प्रथा को ही वैश्वीकरण कहते हैं। तो ठीक है, आज के लिए हम लोगों के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे की जानकारी फिर अगली वीडियो में हम आपको देंगे। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।